नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उस द्वंद की, उस लड़ाई की जो कोर्ट रूम के अंदर भी चल रहा है और कोर्ट रूम के बाहर भी चल रहा है। जी हां, आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। आज आर्यन खान की जमानत की चाहत फिर पूरी नहीं हुई है और आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत नहीं मिली है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आर्यन खान के लिए अभी राह लंबी नजर आती है, क्योंकि आज एक बार फिर से कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी उसे कल के लिए टाल दिया है। यानी कि कल एक बार फिर से सुनवाई जमानत पर कोर्ट करेगा दोपहर बाद। लेकिन यह तीसरा दिन होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में कल, जब आर्यन को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कह दिया है कि आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत की याचिकाएं भी वो साथ में ही सुन रहा है। ऐसे में आर्यन खान को क्या दिवाली से पहले घर जाने को मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। और यह भी कि आर्यन खान के लिए जो वकील दिल्ली से मुंबई पहुंचे, क्या उनकी दलीलें काम करेंगी, क्योंकि आर्यन खान के लिए जो दलीलें मुकुल रोहतगी ने दी वो पूरी हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ मुनमुन और अरबाज मर्चेंट के वकीलों की दलीलें भी आर्यन खान की जमानत पर असर डाल सकती हैं, क्योंकि कोर्ट के लिए ये तीनों याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं। ऐसे में आर्यन खान को अभी इंतजार और करना होगा। आज महाभारत में मैं ये भी आपको बता रही हूं कि भारी भरकम तो वकील रहे, लेकिन क्या भारी भरकम दलीलें रही, क्योंकि एक तरफ चैट के चक्रव्यूह ने आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वो चैट जो अनन्या पांडे के साथ उनकी सामने आई, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की दलील दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आर्यन के बचाव में बड़े बड़े वकील जुड़ते चले गए हैं। आर्यन के लिए दमदार दलीलों की एक पूरी फहरिस्त कोर्ट में रख दी गई। बड़े बड़े वकीलों की दलीलें आर्यन के लिए जमानत की राहत दिलाने में क्या कामयाब होंगी, ये देखना होगा। क्योंकि दिल्ली से, जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े वकील मुंबई आकर आर्यन खान की जमानत याचिका पर जिरह कर रहे हैं। एनसीबी की तैयारी क्या इन भारी भरकम वकीलों पर भारी पड़ेगी? एनसीबी को अभी अपनी दलीलें कोर्ट में रखनी है, यह भी मैं बता रही हूं। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, रुस्तम मुल्ला, आनंदिनी फडणवीस, संदीप कपूर, रूबी सिंह आहूजा, ये नाम है सिर्फ उन वकीलों के जो आर्यन खान के लिए दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। सोचिए, पूरी की पूरी फहरिस्त है वकीलों की जो आर्यन को जमानत दिलाने में लगी है। आर्यन की जमानत के लिए जूझते ये वकील नजर आ रहे हैं, लेकिन एनसीबी की दलील जमानत की राह बार बार मुश्किल करती नजर आती है। अभी तक एनसीबी ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं, लेकिन कोर्ट में एनसीबी कह चुकी है कि वो जमानत याचिका का विरोध करती है। आर्यन के बचाव में उतरे सतीश मानशिंदे। सतीश मानशिंदे वो जो सलमान खान, संजय दत्त जैसे एक्टर्स के केस लड़ चुके हैं और उन्हें बॉलीवुड लॉयर भी कहा जाता है। अमित देसाई सलमान का हिट एंड रन केस लड़ चुके हैं। वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं मुकुल रोहतगी, 2002 केस में गुजरात सरकार के वकील रहे। बेस्ट बेकरी केस, जायरा शेख केस, इन सब मामलों में वो जिरह करते नजर आए और आज आर्यन खान के लिए दलीलें रख रहे हैं। लेकिन क्या उनकी दलीलें आर्यन को जेल के बाहर का रास्ता दिखा पाएंगी? आज महाभारत में यह भी कह रही हूं कि अंदर तो सुनवाई हो रही है, लेकिन बाहर सियासी लड़ाई हो रही है, क्योंकि मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक दंगल छिड़ा हुआ है। नशे को लेकर निशानेबाजी हो रही है। अब नशाखोरी पर निशाना लगाने वाले ही निशाने पर आ गए हैं। समीर वानखेड़े पर सवालों की बौछार हो रही है। जहां कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, वहीं बाहर सियासी लड़ाई हो रही है। बड़े बड़े वकील आर्यन की जमानत के लिए जूझ रहे हैं, दलील पर दलील दे रहे हैं, और बाहर नवाब मलिक समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जाति धर्म से लेकर निकाह और नौकरी पर सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने इस जुबानी जंग के बीच लोगों की निगाहें वकीलों की बहस पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों पर भी है। क्या आर्यन खान को जमानत मिल पाएगी? क्या बड़े बड़े वकीलों की बड़ी बड़ी दलीलें काम आ पाएंगी? इस पर तो लोगों की नजरें हैं। लेकिन जो आरोप समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं, उन आरोपों से क्या समीर वानखेड़े बच पाएंगे? इस बात पर भी लोगों की नजर बनी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक लड़ाई कोर्ट रूम के बाहर भी चल रही है। वहीं आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि मियां बीवी राजी तो कहां से आ गया काजी? और यह इसलिए क्योंकि
नवाब मलिक जो सवाल समीर वानखेड़े पर उठा रहे हैं, मामला ड्रग्स का था, नशे के खिलाफ लड़ाई का था, लेकिन उसमें निकाह, जाति, मजहब ये सब आ गया है। एक अधिकारी ने निकाह किया, जिससे भी किया, इससे ड्रग्स का क्या ताल्लुक है? क्या निकाह करने की वजह से ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है ये अधिकारी? और जब निकाह और तलाक से मियां बीवी राजी हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े की पत्नी खुलकर आकर उनका बचाव भी कर रही है, तो काजी का क्या काम है? दरअसल नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर निजी आरोप लगाए। आपने देखा होगा, जनपत्र जारी किया और आज उन्होंने निकाहनामा भी जारी कर दिया। उनकी जाति पर सवाल उठाए, जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए, निकाहनामे पर भी सवाल उठाए और अब नौकरी पाने के आधार पर सवाल उठाए। उसके बाद उनका परिवार बचाव में आ गया और पूछा कि आखिर निजी हमले क्यों किए जा रहे हैं? संविधान के मुताबिक जाति तो हर कोई जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, इस पर सवाल क्यों? इस सब का ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से मतलब क्या है? आखिर निकाह का नशे से क्या है कनेक्शन? इसी पर आज की महाभारत है। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ओरिजिनल है। यूपीएससी एग्जाम है, वो शायद उनको पता नहीं होगा। जानबूझ के पार्टी कराई गई, पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था। ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। अगर उनको पैसे लेने होते, एक्सटॉर्शन किया होता, तो ये पहले नहीं करते। ये आज पहली केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सटॉर्शन के चार्जेस लग रहे हैं? जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है मेरा, उसके बाद में मैं सर्विस में लगा था। मेरा सर्विस बुक का मेरा है, वो भी ज्ञानदेव कतरू जी, मेरी जात, मेरा नाम सब उसमें लिखा है गवर्नमेंट की। जिस तरह की चीजें चल रही हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है। स्पॉटलेस करियर है मेरे पति का, ना उनके ऊपर कभी करप्शन के चार्जेस लगे, ना उनके ऊपर कोई भी दाग लगा है आज तक। सिर्फ मेडल्स मिले उस आदमी को। और आज महाभारत की शुरुआत में कर रही हूं बड़ी खबर के साथ। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं कि आरोपी पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी है, यानी कि अरबाज मर्चेंट, मुनमुन और आर्यन खान की तरफ से दी जा रही दलीलें पूरी हो चुकी हैं और कल एनसीबी देगी दलीलों का जवाब। जी हां, एएसजी अनिल सिंह देंगे कल दलीलों का जवाब। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कल एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से दलीलें रखेंगे कोर्ट में। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। मुनमुन धमेचा के वकील ने अपनी दलीलें पूरी की, इसी के साथ अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं और अब एनसीबी की तरफ से कल दलीलें दी जाएंगी। हमारे साथ मुंबई से सीधे सृष्टि जुड़ रही हैं, रीमा जुड़ रही है। सृष्टि, पहले आपके पास आ रही हूं। जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि एनसीबी के वकीलों के दलीलों का दिन अब कल होगा। बिल्कुल सुचारिता, कल का दिन बेहद अहम होने वाला है कि एनसीबी कल कौन सी नई बात लेकर आएगी, कल कौन सा नया एंगल लेकर आएगी जो अमित देसाई और मुकुल रोहतगी की जो दलीलें आज और कल हमने कोर्ट में देखी हैं उसे कमजोर करेगी। क्योंकि यहां केस को और ज्यादा, केस की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की गई और कॉन्स्पिरेसी की धारा को सीधे बता दिया गया कि कॉन्स्पिरेसी का मैटर यहां पर था ही नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई। मुकुल रोहतगी कल सीधे सीधे कह चुके हैं कि ना कंजप्शन था, ना पोजेशन था, ना ही लेन देन का मामला, ना ही पेडलिंग का मामला, क्रूज पर मैं पहुंचा नहीं, उससे पहले मुझे रोक दिया गया। और आज जिस तरीके से अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के मामले में अपनी दलीलें रखी, उसमें भी एंगल यही था कि ये पूरा मामला कॉन्स्पिरेसी का नहीं बनता है, कंजप्शन का बनता है। व्हाट्सएप चैट को दरकिनार किया गया कि वो डिजिटल एविडेंस जिसका जिक्र ये बार बार कर रहे हैं वो खुले तौर पर रखा जाए कि क्या बात हुई, 2018 की चैट का लेना देना आज के मामले से कैसे हो सकता है। मुनमुन धमेजा की जो वकील ने सीधे तौर पर अपनी दलील दी, वो ये कहा कि मुनमुन का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं। एक्यूज नंबर 1 यानी कि आर्यन खान को वो जानती तक नहीं है। उनका जो प्रोफेशन है यानी कि मॉडलिंग का, वो उनको अलाउ करता है कि वो इस तरीके की पार्टीज में जाके परफॉर्म करती हैं और उनके कमरे की तलाशी ली जाती है। एक और दूसरी लड़की का जिक्र इसमें बार बार किया गया कि कनेक्शन उसका था, उसके पास से बरामदगी की गई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर घसीटा गया, मुझे बलि का बकरा बनाया गया। तो ये 3 बड़े पहलू थे और तीनों पहलुओं पर आज दलीलें दी जा चुकी हैं। लेकिन एनसीबी, यहाँ एनसीबी दफ्तर में हमने बार बार
बार देखा है कि चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, लगातार यहाँ पर वो दलीलें तैयार की गई हैं। लगातार यहाँ पर तमाम सबूत के साथ में, नए सबूतों के साथ में पहुंची है एनसीबी की टीम कोर्ट में। कल एनसीबी क्या करने वाली है, क्योंकि एनसीबी ने कहा था कि जो बल्क क्वांटिटी है उसका जिक्र हम करेंगे, उसका जिक्र हम हाई कोर्ट में करेंगे। और कल आखिर ये उनकी बहुत बड़ी दलील रही है सृष्टि। बल्क क्वांटिटी की जो दलील रही है वो बहुत बड़ी रही है, चैट्स की जो दलील रही है वो बहुत बड़ी रही है, और इन्हीं दलीलों को एक तरह से काटा है हाई कोर्ट में आर्यन अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने। ये भी हमने देखा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि कल मुनमुन धमेचा के वकील का बड़ा बयान आया है कि कल तीसरे दिन भी जारी रहेगी सुनवाई और कल 3 बजे के बाद शुरू होंगी दलीलें। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब कोर्ट ने मामले को कल के लिए मुलतवी किया है, मुनमुन धमेचा के वकील ने बताया है कि कल तीसरे दिन भी दलीलें जारी रहेंगी और कल तीसरे दिन 3 बजे के बाद दलीलें शुरू होंगी। यानी कि कल क्या आर्यन अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को जमानत मिल पाएगी? क्या आर्यन खान कल जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पूरे मामले को कल सुनेगा कोर्ट, लेकिन कल दोपहर 3 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे कि चैट का गिरफ्तारी से लेना देना नहीं है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 65B के तहत सबूत मान्य नहीं है। एनसीबी के सबूत कोर्ट में मान्य नहीं है। आर्यन के बचाव में यह दलील दी गई है। आर्यन के बचाव में दलील दी गई है कि चैट को आप सबूत के रूप में मान नहीं सकते हैं। चैट का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ये शुरू से दलील दी जा रही थी आर्यन खान के डिफेंस में कि चैट पुरानी है, चैट का क्रूज से कोई लेना देना नहीं है। और अब यह भी कहा जा रहा है, कोर्ट में आज कहा गया कि चैट का इस पूरे मामले में सबूत के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है। इस चैट को आप सबूत के रूप में नहीं मांग सकते। मैं सृष्टि के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। सृष्टि, चैट को आप इस पूरे मामले में सबूत नहीं मान सकते हैं, आज कोर्ट में कहा गया। और इसी व्हाट्सएप चैट को, जिसको एनसीबी ने सबसे बड़ा आधार बनाया, अगर ये व्हाट्सएप चैट को सबूत नहीं मानती है तो यह केस एनसीबी के लिए बहुत कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, देखिए जिस तरीके से सभी जानते हैं कि कोर्ट में जो डिजिटल एविडेंस है, खासतौर पर व्हाट्सएप चैट, उसे उस तरीके से मान्य नहीं माना जाता सबूतों के आधार पर। इसी बात को पॉइंट बनाकर यहां दोनों ही वकीलों की तरफ से आज ये दलील दी गई, क्योंकि व्हाट्सएप चैट ही सबसे बड़ा ग्राउंड यहां पर रहा है। इससे पहले भी जितने भी स्टार्स को इस एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया है, उनकी यहां पर उनका बुलावा सिर्फ उस चैट के आधार पर गया है, क्योंकि एनसीबी का यह कहना है कि जो चैट्स हमें नॉर्मल दिखाई देती है कि दो दोस्तों के बीच में चैट हो रही है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में चैट हो रही है, तो वो चैट उसे डिकोड करते हैं, उन शब्दों को डिकोड करते हैं। जैसे फुटबॉल का जिक्र सतीश मानशिंदे ने बहुत कॉन्फिडेंटली किया था कि ये खेल की बात को किस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। लेकिन यहां एसजी ने साफ कर दिया था कि ये फुटबॉल नहीं है, ये बल्क क्वांटिटी है। जो सबसे बड़ा आधार इस पूरे केस में सेशन कोर्ट में रहा है, जिसके बाद में हमने देखा कि पूरी बेल याचिका को रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने वो चैट्स मांगी थी, जिसके बाद में ये याचिका रद्द होती है फैसला रिजर्व होने के बाद में। अब उन्हीं चैट्स को यहां सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं मुकुल रोहतगी और अमित देसाई की। इन चैट्स का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं। 2018 की चैट, जिसका जिक्र अनन्या पांडे से जो चैट हुई थी, उसे कहा गया कि 2018 की ये चैट थी और 3 सबसे ज्यादा मुनमुन धमेजा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, इनके बीच में कोई ऐसी चैट नहीं हुई है जो सामने एनसीबी ने रखी हो। तो कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है? तो चैट वाले मामले को बहुत ज्यादा कमजोर करने की कोशिश। और जी सृष्टि, जैसा आप कह रही है कि ये व्हाट्सएप चैट एक बहुत बड़ी दलील रही और व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही इस पूरे मामले में मुझे लगता है कल भी एनसीबी अपनी दलीलें रखेगी और कल एनसीबी की दलीलें बहुत जरूरी होंगी। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। अतुल भटकालकर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वकील गौरव गोयल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रही है, विक्रम सिंह यादव राजनीतिक विश्लेषक शिवसेना का पक्ष रखते हैं और वकील असगर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले विक्रम सिंह यादव आपसे कर रही हूं और अतुल जी आपसे कर रही हूं। मुझे यह बताइए विक्रम सिंह जी, इस पूरे मामले में ये कानूनी लड़ाई है, कोर्ट में चल रही है और कानूनी लड़ाई कोर्ट में चलेगी, लेकिन कोर्ट के बाहर एक अलग ही लड़ाई चल रही है सर। उसके सेंटर में समीर वानखेड़े हैं और नवाब मलिक है। देखिए सुचारिता जी, पिछले साल एक अधिकारी ने एक पत्र लिख के दिया कि 100 करोड़ रुपए की वसूली हो रही है।
सबने मान लिया, आपने मीडिया में भी आपने उस चीज को खूब चलाया। लेकिन अभी जब ये बात कही जा रही है कि एक्सटॉर्शन का मामला है, तब आप लोग इसके ऊपर चुप्पी साध रखी सबने। तब आप इस चीज के ऊपर आप बोल रहे हो कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए कि वहां पे पार्टी के अंदर इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। हाँ। तो ये क्या है? अच्छा विक्रम सिंह यादव जी, मैं एक चीज पूछ लूं आपसे, एक चीज मैं पूछ लूं। आपने कहा कि 100 करोड़ की वसूली हुई थी, आपने माना नहीं, मैंने मान लिया सर 100 करोड़ की वसूली वाली बात। वो सारी बात माननी है या पार्ट्स में माननी है? क्योंकि अगर मैं सारी बात मानूं तो वो मंत्री भी भागते हुए फिर रहे हैं जिन पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा, तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा करना है कि नहीं करना है, ये बता दीजिए जरा। करना है कि नहीं करना है? 100 करोड़ की बात माननी है, वसूली हुई, मंत्री के इशारे पर हुई, फिर तो पूरे आरोप मानूंगी सर मैं। बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी जो आरोप लग रहे, अब आप आरोपों पर आ गए। ये क्या एक्सटॉर्शन का मामला नहीं है सर? मैं ठीक है, मैंने आरोप मान लिए सर, मैंने आरोप मान लिए, तो मैं कह रही हूँ 100 करोड़ की वसूली के भी सारे आरोप मानने हैं ना सर। फिर जिन पर आरोप लगा, जिन मंत्री पर आरोप लगा, वो भी मानना है। नहीं, वो वसूली करा रहे थे, 100 करोड़ की वसूली उन्हीं के घर से हो रही थी। मुझे ये बताओ, आप इस चीज को मान रहे हो कि नहीं कि ये मतलब वसूली? अरे सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा ना, आपने कहा कि वो आरोप आपने माने नहीं, अब ये आरोप मतलब वो आपने मान लिए, ये माने नहीं, तो मैं तो वो उन आरोपों पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है ना सर। कोर्ट है, इस देश में कोर्ट है और कोर्ट की बात आखिरी होती है, ये हम शुरू से कहते आए। अतुल जी, मैं गलत कह रही हूँ? अतुल जी, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। वो आरोप तो आपने मान लिए थे। परमवीर सिंह का आरोप सच है और तो इनके भी आरोप सच मानने चाहिए। और आप एक बात गलत पद्धति से कह रहे हैं, ये जो शिवसेना के प्रवक्ता है परमवीर सिंह जी ने जो लेटर लिखा, उसके खिलाफ FIR हुआ, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया इंक्वायरी के जी। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ तो इंक्वायरी वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी जांच के लिए कौन मना कर रहा है? नवाब मलिक जो है, जिनके दामाद ड्रग पेडलिंग की केस में 8 महीने अंदर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कैबिनेट सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अरे हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, क्यों नहीं कर रहे? ये मामला निकाल के राज्य में उनकी सरकार है। देखिए, मैं एक बार सुनिए। देखिए, मैं अतुल जी, विक्रम सिंह जी, मैं इस पूरे मामले में सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोर्ट की जो बात होती है वो आखिरी होती है। हर मामले में आरोप लगाना आजकल ऐसा लग गया है कि आरोप लगा दीजिए और पब्लिक लाइफ में लोगों को ड्रैग कर लीजिए, वो होता है, वो हो रहा है। लेकिन अब कोर्ट की बात तो माने कि नहीं माने, उसी का इंतजार में हम बैठे हैं। मैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आरोप लगातार नवाब मलिक लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोप में दिखाऊं, उससे पहले दिखाती हूँ कि पत्नी उनकी किस तरह से सामने आ गई है और लगातार समीर वानखेड़े का बचाव कर रही हैं। उनकी पत्नी क्रांति रेडकर कह रही हैं कि अपने दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। वो खुलकर उतर आई हैं इस लड़ाई में और वो कह रही हैं कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है। ये कौन बड़े लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक? उनकी पत्नी कहती है कि हमने FIR करा दी है इस पूरे मामले में, अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो भी FIR करा रहे हैं, हम सभी आरोपों का जवाब देंगे। हमारे लिए आरोप छोटे नहीं है, हम सभी आरोपों का जवाब देंगे। और वो ये भी कहती है कि मंत्री पद की शपथ तोड़ रहे हैं नवाब मलिक। ये आरोप है उनकी पत्नी के एनसीपी नेता पर। वो कहती है कि वानखेड़े ने जाति धर्म कभी नहीं बदला है, उन्होंने जाति धर्म नहीं बदला, हर कोई जाति लेकर ही पैदा होता है और इसीलिए समीर की भी एक जाति है, लेकिन जाति की वजह से निशाना बनाना, मां की इच्छा के लिए उन्होंने निकाह किया था, ये भी वो बता रही है। और ये भी बताती है कि उनकी मां एक मुसलमान थी और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्होंने पहला निकाह किया। निकाहनामे में मां की खुशी के लिए ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है कि मां की खुशी के लिए निकाह कर रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी और तलाक लिया, ये उनकी पत्नी क्रांति रेडकर कह रही है। और यह भी कि जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, जाति की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनकी पत्नी क्रांति रेडकर, जो कि एक मराठी एक्ट्रेस है, अब किस तरह से अपने पति के लिए उतर आई है इस लड़ाई में और उन पर लग रहे आरोपों का एक एक करके जवाब दे रही है। वो कह रहे हैं मेरे पति का करियर बेदाग है उनका करियर, और बड़े लोगों को पकड़ने से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो बड़े लोगों पर निशाना कस रहे हैं इस पूरी जंग में, इसीलिए उन पर आरोप
लगाए जा रहे हैं और समीर के पैसे मांगने का कोई सबूत नहीं है। आप वसूली का, फर्जीवाड़े के उन पर आरोप लगाइए, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है। समीर विजिलेंस की जांच से खुश हैं और अगर जांच हो रही है तो सब कुछ सामने आ जाएगा, ये कह रही है। अब नवाब मलिक के आरोप एक बार दिखा देते हैं। नवाब मलिक क्या आरोप लगा रहे हैं वो दिखाऊं, उसके बाद में जा रही हूं बड़ी खबर पर जो आ रही है। नवाब मलिक ने आरोप क्या लगाया? एनसीपी नेता कह रहे हैं कि वानखेड़े के पहले निकाह का निकाहनामा आज उन्होंने जारी किया, एक बार फिर ट्वीट करके ये निकाहनामा जारी किया जिस तरह से जनपत्र जारी किया था। वानखेड़े ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है, ये नवाब मलिक का कहना है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पर मौजूद था, वो कॉर्डिलिया क्रूज जिससे आर्यन खान को पकड़ा गया, जिससे अरबाज मर्चेंट को पकड़ा गया, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया था, लेकिन वो ड्रग माफिया समीर वानखेड़े का दोस्त है और इसीलिए उस ड्रग माफिया को पकड़ा नहीं गया, उसे छोड़ दिया गया। नवाब मलिक का आरोप है, वो कह रहे हैं उसे छोड़ दिया गया। क्रूज पार्टी में किस तरह से लोगों को ट्रैप कर कर फंसाया गया है, उनका कहना है कि लोगों को फंसाया गया, ट्रैप किया गया और 2-4 ग्राम चरस पकड़कर ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं समीर वानखेड़े, अपने लिए सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आरोप झूठे हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये नवाब मलिक डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं प्रीति के पास जा रही हूं इसके बाद। पर बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है कि किस तरह से आज हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी, जो कि आर्यन खान की दलीलें रख रहे थे, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, आर्यन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इट इज इलीगल अरेस्ट। आप ब्रेकिंग गलत चला रहे हैं अंकित। जो बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही, कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने दलील दी है, उन्होंने कहा कि ये इलीगल अरेस्ट है, ये इलीगल अरेस्ट है, ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है आर्यन खान को। मैं प्रीति आपके पास आ रही हूं, दलीलें एक तरफ से दी जा रही हैं, इस वक्त समय है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा अपने लिए दलीलें दे, लेकिन क्या ये दुखद लगता है आपको कि एक अफसर जो काम कर रहा है, उनकी पत्नी, उनके पिता सब आकर दलीलें देनी पड़ रही है उन्हें अब आकर पब्लिक लाइफ में? तो चैता जी, मेरा ये कहना है कि जो कोर्ट का काम है, जो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम करेगी। मैं लॉयर नहीं हूं तो मैं कोर्ट में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि आपके पैनल पे जो यादव साहब उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पिछली बार के केस में सचिन वाजे ने अगर आरोप लगाए तो हमने उस आरोप को माना। उस केस में जिन 2 अफसरों के ऊपर आरोप लगे थे वो दोनों अफसर भागे भागे फिर रहे, एक अफसर और गृह मंत्री। उस केस को इस केस से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ तो एनसीबी का अफसर अपने पूरे परिवार के साथ डंके की चोट पे कमर कस के ये कह रहा है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उस केस में आपके अफसर, आपके गृह मंत्री भागे भागे फिर रहे थे सचिन वाजे के आरोप पे। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, जब आज देश ऐसा अफसर, एक ईमानदार अफसर जो 2008 बैच का IRS, सुन लीजिए यादव जी सुन लीजिए, 2008 बैच के IRS ऑफिसर है और आज तक बेदाग करियर रहा है। सिर्फ इन्होंने बॉलीवुड में नहीं, पूरे देश में एनसीबी काम कर रही है। मुझे ये बताइए, अरे फर्जी सर्टिफिकेट है, वो बेदाग नहीं है। क्यों तकलीफ हो रही है? अगर कोई गलत सर्टिफिकेट से नौकरी पाता है तो क्या वो दाग नहीं है? मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दूसरे की शादी में तो शादी करते हैं तो मुसलमान होना जरूरी है उसके लिए। अगर शादी जब होती है तो दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, इस चीज का पता। नवाब मलिक साहब क्यों आरोप लगा रहे? नवाब मलिक साहब का क्या लेना देना इस केस में? आरोप नहीं तो क्या है? अरे तो काची की जो उनकी शादी में जो जिसने कराई थी, जिसने उनकी शादी कराई थी, वो काची ने खुद आके बोल दिया। अरे काची ने खुद आके बोल दिया कि वो मुसलमान है। काची ने खुद बोला। आप चीजों को सुनते हो नहीं, आप चीजों को पता है नहीं आपको। अरे उनके जिसने शादी कराई थी वो काची ने खुद आके बोला है चैनल के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो शादी से मना कौन कर रहा है? क्या मतलब? सर शादी से कोई मना नहीं कर रहा है। मैं गौरव गोयल जी के पास एक बार जाऊंगी। एक सेकंड गौरव जी वकील है, मैं 1 मिनट। अगर सुनिए यादव जी मेरी बात सुनिए, यादव जी मेरी बात सुनिए। शादी से, निकाह से कोई मना नहीं कर रहा है सर। ये बात तो तब होती बड़ी कि आप कहते हैं निकाह नामा देखो हमने रख दिया, लेकिन वो कहते हैं हमने तो निकाह किया नहीं। वो तो मना नहीं कर रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं ना यादव जी। दलित की सर्टिफिकेट लगा, ठीक है, दलित की सर्टिफिकेट उन्होंने तो अपने उन्होंने आपने शायद देखा नहीं, उन्होंने पूरे अपने सर्टिफिकेट दिखाए हैं। एक मिनट मैं बात रख लूं सर पूरी। मैं कह रही हूं कि गौरव गोयल जी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दिए उनके पिताजी ने, और रिपब्लिक पर ही सबसे पहले आए और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पैन कार्ड भी है। अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे कागज है जो दिखाते हैं उनकी अपनी स्कूल की, वो उन्होंने मार्कशीट दिखा दी कि मेरी कास्ट क्या है वो भी देखिए। अब मैं ये कह रही हूं कि ये लड़ाई
क्या किसी की जाति धर्म की बात करने के लिए लेकर है? इस्लाम में कास्ट कहां से आ गई? सर सुनिए ना मेरी, वो तो कह ही नहीं रहे वो मुसलमान है सर। मैं आप मुझसे आप मुझे ये बताइए, वो कह नहीं रहे वो मुसलमान है, तो आप ये जाति धर्म की बात क्यों ला रहे हैं इसमें, मुझे ये बता दीजिए। गोयल जी 1 मिनट। और सुनिए, बड़ी बात ये है कि आपने आरोप लगा दिए तो एनसीबी ने जांच भी बिठा दी। सुनिए गौरव जी, एनसीबी ने जांच भी बिठा दी, लेकिन यहाँ एनसीबी अगर एक जांच कर रही है और ड्रग्स की जांच कर रही है तो ये आरोप लगाते रहेंगे उस जांच पर। गौरव जी देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, एक मिनट यादव जी, इस्लाम में तो एनसीबी ने कोई कार्य किया है और ये एनसीबी का ये कोई पहला केस नहीं है। एनसीबी हजारों केस कर चुकी है, उसमें से ये एक केस है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि इतनी संवेदनाएं किसी एक व्यक्ति के प्रति हो रही हैं। अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो केस चलेगा, अगर किया है तो पकड़ा जाएगा, बाद में उसको जजमेंट आएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि नेशनलिस्ट ड्रगिस्ट पार्टी, एक ये नई पार्टी बनी है जिसका नाम अब नेशनलिस्ट ड्रगिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए, ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ऑफिसर अगर काम कर रहा है तो उसको करने से रोक रहे हैं। कमिंग बैक टू दी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो मुकुल रोहतगी जी ने आज कहा है कि उनकी अरेस्ट लीगल नहीं है। भाई ऑफिसर को काम करने से कौन रोक रहा है? चाहिए कि आप कैसी बातें कर रहे हो? ऑफिसर को काम करने से कौन रोक रहा है? जनरल ऑफ इंडिया ये बात कही जा रही है कि सारी की सारी अरेस्ट वो दलित के सर्टिफिकेट से पाई। लीगल। अच्छा यादव जी 1 मिनट सुन लीजिए। टुडे ही इज अ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सो ही मे से दैट दिस इज द इलीगल अरेस्ट। ये बिल्कुल सही अरेस्ट है और ये पहली अरेस्ट नहीं है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ऐसे ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज अ लॉयर, अगर कोर्ट में कोई आज केस लगता है और किसी कारण से जज 4 बज जाते हैं, जज नहीं सुन पाता है, तो दो बातें हैं। देखो आप दो बातों को ध्यान दो जरा। इनको तो खुश होना चाहिए कि इनका केस आज यादव जी आ रही हूं आपके पास, रख दिया गया है बिकॉज ही इज अ सन ऑफ। यादव जी देखिए, मैं एक चीज बोलती हूं आपसे, इसको जरा सुनिएगा। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले यादव जी मैं बस एक चीज आपसे कहूंगी कि इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि आप जनपत्र लेकर आ गए, उसके बाद आप निकाहनामा लेकर आ गए, अब आप पानी बिजली के बिल भी ले आएंगे। ऐसा लग रहा है कि एक मंत्री जो बैठे हुए हैं उनको और कोई काम नहीं है, वो यही काम में लगे हुए हैं कि चलिए भाई अब फोन का बिल भी ले आए और घर में क्या क्या खरीदारी हो रही है उसका भी बिल ले आए। ये देखकर थोड़ा हास्यास्पद सा लगता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई काम क्या हो रहा है। थोड़ा मैं बस ये पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, मंत्री का छोड़ो। नहीं मंत्री है उनका वो, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? वो एक अफसर की कुंडली निकालने में लगे। ये देखिए जनपत्र, ये देखिए निकाहनामा, ये देखिए तस्वीर उनकी। मैं एक बार जी प्रीति आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। मुझे बताओ। जी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। अगले 2 दिन में फैसला आना जरूरी है आर्यन खान के मामले में। 2 दिन में फैसला नहीं आया तो 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि 29 अक्टूबर कोर्ट का आखिरी कार्य दिवस होगा, यानी कि काम 29 अक्टूबर तक ही होगा। 15 नवंबर को एक बार फिर खुलेगा बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। ये दिवाली की छुट्टियां होंगी। 13-14 नवंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी होगी, यानी कि अगर 2 दिन में फैसला नहीं आया जमानत पर तो फिर 15 तारीख तक ये मामला लटक जाएगा। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं अपने दर्शकों को। सृष्टि के पास जाऊंगी, क्योंकि बड़ी खबर यह कि अगले 2 दिन तक अगर फैसला नहीं आता तो सृष्टि फिर आर्यन खान की बेल 15 तारीख तक लटक जाएगी। 15 तारीख से पहले फिर फैसला नहीं हो सकता है। सृष्टि बिल्कुल सुचारिता, देखिए अब आर्यन खान की मुश्किलें या तो आसान हो जाएंगी और या तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसा आपने बताया कि 15 तारीख तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, अगला अब 29 के बाद में सीधा 15 तारीख को कोर्ट खुलेगा और किसी भी मामले की सुनवाई होगी। अब चूंकि आज तीनों ही तरफ से, यानी कि मुनमुन, आर्यन और अरबाज की वकीलों की तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं, तो कोशिश अब हाईकोर्ट में कल जो होगी वो ये होगी कि एनसीबी अपनी दलीलें पूरी करे, दोनों तरफ से कंक्लूजन दिया जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है दोनों तरफ की कार्रवाई को सुनने के बाद में कि हाईकोर्ट क्या फैसला रिजर्व रखता है, या फ्राइडे तक का भी टाइम हमारे पास है कि क्या हाईकोर्ट फ्राइडे को फैसला सुना देता है, और अगर रिजर्व रख लेता है फैसला तो 15 तारीख तक आर्यन खान को जेल में ही बितानी पड़ेगी, यानी कि आर्यन खान की दिवाली जेल में ही बीतेगी। जिस तरीके से अब पूरा सिनारियो यहां पर बन रहा है, तो कल का दिन बेहद अहम होने वाला है कि एनसीबी कौन से पॉइंट्स रखेगी, कौन सी दलीलें रखेगी, कौन से ग्राउंड्स एनसीबी की ओर से तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके
तरीके से गवाहों को मैनिपुलेट करने का मामला अब इस बीच में सामने आ चुका है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ नवाब मलिक सवालों की बौछार कर रहे हैं और दो गवाहों के बीच की जो तकरार है वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को अब अलग एंगल दे रही है। तो समीर वानखेड़े की तरफ से और एनसीबी के वकील की तरफ से बार बार कहा गया था कि जिस तरीके से इस मामले को मैनिपुलेट किया जाएगा, ये भी बात वहां पर रखी जाएगी सीधे तौर पर कि किस तरीके से गवाहों को और पंचों को इस वक्त मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा क्या कोई और चैट जो बल्क क्वांटिटी का जिक्र था, क्या वो सामने खुलकर रखेगी? और जैसा सृष्टि आप बता रही हैं, ये मैंने शुरू में ही कहा जब मैंने महाभारत की शुरुआत की कि एक पूरी भारी भरकम वकीलों की फौज रख दी गई है और ये भारी भरकम वकीलों की फौज आर्यन खान को डिफेंड कर रही है। उनके वकील जो कोर्ट में दलीलें आर्यन खान की तरफ से रख रहे हैं, किस तरह से जमानत के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। आर्यन केस में ये तीसरे दिग्गज थे जो कि वकील एंट्री करे हैं इस केस में, मुकुल रोहतगी। और कैसे मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, पूर्व अटॉर्नी जनरल वो रह चुके हैं। इस पूरे केस में इससे पहले कई मामलों में, गुजरात दंगा मामले में, बेस्ट बेकरी केस में वो वकील रह चुके हैं और गुजरात दंगा मामले में गुजरात सरकार का पक्ष उन्होंने रखा था। जमानत खारिज होने पर आर्यन को उन्होंने सपोर्ट किया था और तब से ही अटकलें लगी थी कि क्या मुकुल रोहतगी इस केस को ले सकते हैं। आर्यन को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है, कह रहे हैं मुकुल रोहतगी। ये उनके वकील, आर्यन को सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, मुकुल रोहतगी ने, जमानत एक मानक है, जेल एक अपवाद है। और आज ये बात अमित देसाई ने भी एक बार फिर से कोर्ट में रखी थी जब अरबाज मर्चेंट के लिए वो दलील रख रहे थे। विदेशियों को भी देश में जमानत मिल जाती है, ये तो आर्यन खान है, कह रहे हैं मुकुल रोहतगी। वहीं अमित देसाई जिन्होंने आज अरबाज मर्चेंट की दलीलें रखी, अमित देसाई सेशंस कोर्ट में कैसे उन्होंने पक्ष रखा था। अमित देसाई को इस केस से जोड़ा शाहरुख खान ने, जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं अमित देसाई। इससे पहले कई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में वकील रह चुके हैं। सलमान को हिट एंड रन केस में उन्होंने जमानत दिलवाई थी। इसी के साथ साथ इससे पहले कई हाई प्रोफाइल केसेस और बॉलीवुड से जुड़े हुए केसेस को उन्होंने रखा। सतीश मान शिंदे, जिनकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, इससे पहले सतीश मान शिंदे इस केस से जुड़े, इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े रहे और उन्होंने किस तरह से इससे पहले सलमान खान, संजय दत्त का पक्ष भी रखा है। सलमान खान और संजय दत्त के वकील वो रह चुके हैं और सतीश मान शिंदे भी एक बड़े क्रिमिनल लॉयर। यानी ये सब इस वक्त पूरी ताकत झोंके हुए हैं आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए। प्रीति, जिस तरह से ये हम कहते हैं बैटरी ऑफ लॉयर्स, एक पूरी फौज है आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए। ये मामला सिर्फ आर्यन खान से जुड़ा नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं। अब जो बाहर एक लड़ाई चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इसमें कितने किरदार उलझ चुके हैं। ये सिर्फ क्या आर्यन खान से जुड़ा मामला रह गया? प्रीति, तो चर्चा जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आर्यन खान और जो ड्रग्स केस में क्रूज से पकड़े हुए लोग हैं उनसे वर्सेस एनसीबी थी। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि नवाब मलिक साहब का पर्सनल इंटरेस्ट कैसे आया। नवाब मलिक साहब समीर वानखेड़े के नाम से सुबह उठते हैं, पहली ट्वीट अगर आप इनकी देखेंगे तो समीर वानखेड़े के नाम पे, आखिरी ट्वीट दिन की वो भी समीर वानखेड़े के नाम पे। अरे भैया, आप मिनिस्टर हैं, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, आप एक अफसर के पीछे इस तरीके से पड़ गए, उनके परिवार के पीछे इस तरीके से पड़ गए कि उनके परिवार को अगर कुछ बोलता है तो गुनाह हो गया। सुन लीजिए आप अच्छा एक मिनट ना सर, उन्हें बोलने तो दीजिए प्लीज। नवाब मलिक साहब मिनिस्टर है और आज महाराष्ट्र की जनता ये बात देख रही है कि किस तरीके से ईमानदार अफसर के पीछे आपके मंत्री पड़े हुए। सुबह से ले रहे आज तक एक ही ट्वीट करते हैं समीर वानखेड़े, उनके सपने में भी समीर वानखेड़े आते होंगे। एनसीबी को अपना काम करने दीजिए ना। आर्यन खान से उनको क्यों इतनी हमदर्दी है? जितने ऐसे चरस गांजे में फंस रहे, एनसीबी अपनी कल दलील रखेगी। नवाब मलिक को क्या लेना देना है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो दलित है? आपको क्या मतलब है भाई? उनकी माँ मुसलमान थी, हिंदू थी, आपसे क्या? कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने तो कहा ना कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। सुन लीजिए, धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, अपनी माँ के कहने पे शादी की थी। उन्होंने ये लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए पहले। सुचारिता जी, ये क्या बोल रही है? इनको कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए। ये क्या बोल रही है? किसी को शादी किया मतलब? ये क्या बोल रही है? शादी की आपसे मतलब? नहीं, मुझे ये बताओ कि इस्लाम में जाति। एक सेकंड यादव जी जो बात प्रीति कह रही है वो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ये सवाल बार बार उठता है। मैं संजय चड्ढा जी आपके पास आऊंगी बाद में। संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले यादव जी बस मुझे जल्दी से ये बताइए कि नवाब मलिक का इस केस से क्या इंटरेस्ट है? जब आर्यन खान ने एफिडेविट दे दिया कि हमें इस मामले से दूर रखिए, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे ये बताइए। हाँ सुचारिता जी, पहले तो मुझे ये बताओ, जिन्होंने 25 करोड़ की बात की कि 25 करोड़ में डील हो रही थी, वो लोग किसके हैं? वो क्या नवाब मलिक के हैं? दूसरी बात ये है कि अगर जब उन्होंने ये कहा
कि भाई ये नौकरी इन्होंने दलित के सर्टिफिकेट के पाई है, जबकि उनका धर्म इस्लाम है और इस्लाम में जाति होती नहीं है, तो ये क्या फर्जीवाड़ा नहीं है? ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं? अगर और एक मंत्री अगर इस चीज को एक्सपोज करता है, अगर एक मंत्री इस चीज को बात कहता है तो क्या गुनाह कर दिया? ये जैसे चुप कराने की कोशिश कर रहे कि मंत्री ने ऐसी बात क्यों बोली, तो क्या एक मंत्री बोल नहीं सकता ये सब चीजें? अगर कुछ गलत काम हुआ है, किसी दलित का हक मारा गया, अगर उस चीज को अगर बोला जा रहा है तो नहीं सर, मैंने आप मुझे बताइए सर, जो गवाह वकील जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि रोज निकाहनामा लेकर बैठना या फिर उसके बाद उनका जनपत्र रखना, ये सब तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है, नहीं ये पूछा जा रहा है कि क्या मंत्री साहब को और कोई जरूरी काम नहीं है, या फिर ये उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि रोज सुबह से यही काम करना है उन्होंने? मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे बस, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी तो देख रही है ना, वो देख रही है कि हमारे तो यहाँ पर बिजली पानी नहीं हो पा रहा है, वहां समीर वानखेड़े के बिजली पानी का बिल खंगाल रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं लोग। बस मैं एक बार सुनिए एक बार संजय चड्ढा के पास चली जाती हूँ। संजय जी मैं बताता आ रही हूँ। समीर, अच्छा यादव एक मिनट, वो संजय जी बहुत लेट जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। संजय जी एक बात बताइए, ये पूरा मामला अब मैं बार बार कहती हूँ कि सियासी बन गया है, लेकिन आर्यन खान की बेल पर, क्योंकि आप वकील हैं, मैं उस पर दलीलें दूंगी। आज मुकुल रोहतगी ने कल दलीलें रखी, अमित देसाई ने दलीलें रखी, आपको लग रहा है ये दलीलें बेल दिला पाएंगी आर्यन खान को? देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनकी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो कितनी अहम है, कितना उनका जो लिंक है। ये एनडीपीएस जो एक्ट है ये देखता सिर्फ ये है कि कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई रैकेट तो नहीं चल रहा, ये व्यक्ति कहीं बड़े रैकेट में इन्वॉल्व तो नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया सुचारुता जी कि अगर ये छोटा सा केस होता कंजम्पशन का तो बेल पहले ही स्तर पे यानी कि सेशंस कोर्ट में मिल जाती। अगर इस केस में ये जो इसके तार हैं वो जुड़े हुए हैं ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ, ये सप्लाई में कहीं पे इन्वॉल्व है, इसने पैसों का लेन देन किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी में है, ये समझ लीजिए, अन्यथा उनकी बेल हो जाना संभव है। देखिए, आपने बिल्कुल वकील की तरह बात की है, मुझे अच्छा लगा, आपने कोई पक्ष नहीं लिया और आपने ये कहा कि अगर तथ्य हैं, क्योंकि अगर अब पूरी जो कानूनी लड़ाई है वो ड्रग रैकेट के तारों पर जुड़ गई है, ऐसा लग रहा है अगर वो ड्रग रैकेट प्रूव कर पाएगी एनसीबी तो आर्यन बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर वो ड्रग रैकेट प्रूव नहीं कर पाई एनसीबी, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की बात कर रही है शुरू से, तो वो बेल मिल सकती है। बड़ी खबर एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जो दलीलें रखी गई उसमें किस तरह से आज कोर्ट में कहा गया कि जो कुछ रिकवर किया गया, हमें बताएं कि क्या रिकवर हुआ, एनसीबी गुमराह कर रही है, ये कहा गया कोर्ट में अरबाज और अरबाज मर्चेंट के वकीलों की तरफ से। कोर्ट में आरोपी पक्ष की दलील है, क्योंकि आज अरबाज मर्चेंट के वकील जब अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी तो उन्होंने कहा कि जो रिकवरी हुई है वो हमें बताई जाए, क्योंकि हमें यह बताया ही नहीं गया कि रिकवरी क्या हुई है, हमें यह बताया ही नहीं गया है कि जो अरेस्ट मेमो था उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, और जो साजिश की धाराएं थी वो साजिश की धाराएं बाद में लगाई गई, जिस वक्त अरेस्ट किया गया उस वक्त साजिश की धाराएं नहीं थी, और इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि जो धाराएं लगाई गई वो गलत है, और उसी को बड़ी दलील बनाकर कोर्ट में आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका पर जमानत मांगी जा रही है उनके वकीलों द्वारा। बहरहाल 2 दिन, जैसा मैंने कहा 2 दिन बचे हैं, अगर 2 दिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई और मामला जमानत नहीं मिली तो फिर 15 तक लटक जाएगा यह मामला, क्योंकि कोर्ट बंद होगा, और इसीलिए इंतजार में है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, बड़ी खबर